नंबर 3, द वेव फॉर्म ऑफ वेव्स विल बी स्फेरिकल व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर। ठीक है, कब जो है वो माने जाएंगे कि जो वेव फॉर्म्स हैं वो स्फेरिकल हैं? जब लाइट रेज कैसे होंगी? जब लाइट रेज होंगी पैरेलल, जब होंगी परपेंडिकुलर, जब होंगी मोनोक्रोमेटिक, या जब होंगी नॉट पैरेलल। सो याद रखना है, वो जो आंसर है वो ये है कि वो होंगी नॉट पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंस मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम से ट्रैवल करती हुई कोई ट्रांसवर्स वेव जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से, देन द फेज चेंज प्रोड्यूस इन इट विल बी इक्वल टू, जो कि होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। के अंदर टॉपिक थिन फिल्म इंटरफेरेंस का है। फेज चेंज होता है, याद रखिए, 180 डिग्री का। ठीक है ना, फेस चेंज आता है 180 डिग्री का, यानी कि सारी की सारी क्रस्ट जो जाके टकरा रही होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रफ में। सो फेस चेंज 180 डिग्री का कहा जाता है जब भी रे, कोई भी वेव जो है ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करे थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड बाय रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंटर ऑफ रिंग। जो इन रिंग्स का सेंटर होता है, ये बात याद रखनी है कि वो हमेशा डार्क होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये बात बतानी है। क्या फेज रिवर्सल की वजह से, या पार्ट डिफरेंस जीरो होता है इस वजह से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस वक्त मैक्सिमम होती है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। बोथ फेज रिवर्सल एंड पार्ट डिफरेंस बीइंग जीरो। तो याद रखना है, ये उस साइंटिफिक रीजन का भी आंसर है जिसे पूछा जाता है कि वाई द सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन रिंग्स इज ऑलवेज डार्क। तो याद रखो, सेंटर में फेज रिवर्सल भी होता है, जो रे है वो टकरा कर जाती है, तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री का फेस चेंज होता है, और पाथ डिफरेंस दोनों रेस के दरमियान में बराबर होता है जीरो के। तो क्योंकि दोनों कंडीशंस होती हैं, तो जो सेंटर रिंग होता है, सेंट्रल रिंग होता है हमारे न्यूटन रिंग का, वो हमेशा डार्क ही अपेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज, हमारे चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। और उस चैप्टर नंबर 9 में हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका काम ही ये था, जिससे हमें एविडेंस मिल गया था कि लाइट का नेचर ट्रांसवर्स है, और वो है पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन कंडीशन थी कि भाई अगर पोलराइजेशन होती है, पार्ट्स अलग होते हैं किसी वेव के, तो वो सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं। और क्योंकि लाइट में पोलराइजेशन होती है, सो लाइट मस्ट बी हैविंग द ट्रांसवर्स नेचर। तो इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस तो यही है कि लाइट के ट्रांसवर्स नेचर होने का, कि वो करती है पोलराइजेशन। वरना इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल में हो रहा है। डिफ्रैक्शन का भी यही है, और डिस्पर्जन का भी ऐसा ही मकसद है। द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 4000। तो ग्रेटिंग एलिमेंट कितना होगा, हमें ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड करना है, और नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की 4000 है। ठीक है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर हम लिखते हैं कि भाई कितनी है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और उसको डिवाइड कराते हैं वैल्यू ऑफ एन से, यानी कि नंबर ऑफ लाइन से। अच्छा, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग यहाँ पे कितनी गिवन है? लेंथ ऑफ ग्रेटिंग यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो पर सेंटीमीटर गिवन है ना, तो जो हमें नंबर ऑफ लाइन्स है वो 1 सेंटीमीटर की गिवन है, तो लेंथ की जगह पे हम पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर। बट 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कर लेंगे 0.01 मीटर। ठीक है, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो ज़रा मीटर में क्लियरली आता है, तो इस वजह से मीटर में कैलकुलेट करा रहा हूँ। अलबत्ता सारे ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग मैंने कर ली 0.01 मीटर, या आप इसको कर सकते हो 1 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है? नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं 4000। तो हमें सिर्फ क्या कराना है, हमें 0.01 को डिवाइड कराना है 4000 से। तो ये आ जाएगा 2.5 10 रेज टू द पावर -6। ठीक है ना, 2.5 और 10 रेज टू द पावर -6 आंसर आएगा। बट ये जो हमारा आंसर आ रहा है ना, 10 रेज टू द पावर -6, ये आंसर आ रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट का मीटर्स में। बट क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में हैं, तो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है 100 से। तो जैसे ही हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 रेज टू द पावर -6 में से 2 पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा कितना? ये हो जाएगा -4, यानी कि -6 और +2 पावर, ये -4 हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर है 2.5 10 रेज टू द पावर -4, और ये है हमारा पहले ही ऑप्शन।
द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आर रिवर्स ड्यू टू, किस वजह से थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं फेज रिवर्सल। याद रखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर जब रेस टकराकर वापस आती हैं तो तमाम के तमाम जो क्रस्ट होते हैं वो ट्रफ में तब्दील हो जाते हैं। जब तमाम के तमाम क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो जाएंगे तो इस कंडीशन को कहते हैं फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, या उसे हम कहते हैं फेज रिवर्सल। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कंडीशन रिवर्स होती हैं, ये साइंटिफिक क्वेश्चन भी है कि भाई क्यों रिवर्स हो जाती हैं, तो याद रखो ड्यू टू फेज रिवर्सल, यानी कि फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी कि जब रे टकराकर वापस आती है तो जहां पर होना चाहिए था क्रस्ट वहां पे अब ट्रफ होगा, तो जाहिर सी बात है जो फेज है उसमें 180 डिग्री का चेंज आ जाता है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ, इसमें से कौन सी इक्वेशन ब्रैग्स लॉ को शो कर रही है, तो ब्रैग्स लॉ जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में चैप्टर नंबर 9 में आता है, उसमें आप लोगों ने स्टडी करेंगे कि वो किसके बराबर है, तो याद रखो वो आ जाएगा एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है यही है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो इसमें वो जाहिर सी बात है लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रैग्स लॉ किस तरीके से ड्राइव होता है। बहरहाल फिलहाल एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज द राइट आंसर। न्यूटन रिंग्स इलस्ट्रेट द फिनोमिनन ऑफ, किस चीज़ को शो करता है न्यूटन रिंग्स। अच्छा, न्यूटन रिंग्स का ताल्लुक हमारे चैप्टर नंबर 9 से है, तो हमने उसमें देखना है कि वो किस चीज़ को शो करता है। तो एक्चुअली न्यूटन रिंग्स शो करता है इंटरफेरेंस को। ठीक है जी, न्यूटन रिंग कब फॉर्म होते हैं, जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है एयर की वजह से। एयर की जो थिन फिल्म है ना उसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है, जो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट के दरम्यान में। यानी कि अगर एक ग्लास प्लेट है, इसी के ऊपर रख दिया जाए एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में जो बनता है ये एयर वाली जो जगह है ना, ये जो जगह नज़र आ रही है जहाँ पर एयर मौजूद होगी, यानी कि ये जगह है जहाँ पर एयर मौजूद होगी, तो यहाँ से जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है तो हमें न्यूटन रिंग्स मिलते हैं, तो वो जाहिर करता है इंटरफेरेंस के फिनोमेना को। 12 in the thin film interference the position of constructive and destructive interference are interchanged due to, किस वजह से कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाती है इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो उसका सही ऑप्शन है फेज रिवर्सल। ठीक है जी, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में होता क्या है एक्चुअली, कि अगर कोई भी एक थिन फिल्म है तो जब फॉर एग्जांपल अगर ये जा रही होती है, ये होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रफ, फिर आता है क्रस्ट, फिर आता है ट्रफ और फिर आता है क्रस्ट। ठीक है ना, तो ये आखिरी वाला क्रस्ट है, लेकिन जब वो यहाँ से वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, तो नतीजे में होगा ये कि जहाँ से जहाँ पर क्रस्ट थी वहाँ पे अब ट्रफ आएगा, जहाँ पे ट्रफ थी वहाँ पे क्रस्ट, और इस तरीके से इनकी जो पोजीशन है ना वो इंटरचेंज हो जाएगी। जब पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है इसको कहते हैं फेज रिवर्सल। पोलराइजेशन ऑफ लाइट ड्यू टू टॉर्मलिन क्रिस्टल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, क्या होता है टॉर्मलिन क्रिस्टल में कि पोलराइजेशन होती है, क्या रिफ्लेक्शन होती है, क्या एब्जॉर्प्शन होती है, क्या रिफ्रैक्शन होता है, या कोलिशन होता है। ठीक है, तो याद रखो टॉर्मलिन क्रिस्टल से जब भी रे ऑफ लाइट गुजरती है, ठीक है, तो वो दो पार्ट से ब्रेक इस वजह से होती है क्योंकि टॉर्मलिन क्रिस्टल जो है वो एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो नतीजे में हम ये देखते हैं कि हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ठीक है ना, तो अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कि हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर पोलराइजेशन में रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो कि बात यह है कि क्वेश्चन इतना एम्बिगियस है कि अब बोला पोलराइजेशन ऑफ लाइट किस वजह से होती है, टॉर्मलिन क्रिस्टल की वजह से, टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। तो बात यह है कि एक पार्ट जो है वो वहाँ पर रुक जाता है और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे वो रिफ्रैक्शन का ही लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो हो रही है पोलराइजेशन वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, एक पार्ट रुक रहा है और दूसरा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, अच्छा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल, वो एक ख़ास किस्म का क्या है। तो ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर है और बिल्कुल टॉपिक में आपने समझा होगा कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो एक्चुअली एक ख़ास किस्म का इंटरफेरेंस ही होता है, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है वो एक्चुअली इंटरफेरेंस वाला पैटर्न ही होता है। लाइट अगर इंटरफेयर ना करे तो हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को
ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक ख़ास किस्म का इंटरफेरेंस होगा तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न अवेलेबल होता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला तो वो याद होना चाहिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा। और वो बराबर होता है लैम्डा एल ओवर डी या एल इंटू लैम्डा अपॉन डी के। आप इस तरह याद रख सकते हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहली बात यह है कि जितना स्क्रीन दूर होती है, यानी कि एल जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा फ्रिंजेस के दरमियान का फासला होता है। तो इस एक टेक्निक से आप याद रख सकते हो कि भाई एल ऊपर आ रहा है। बाकी ये कि रेड बहुत क्लियर इमेज शो करता है, तो रेड की वेवलेंथ क्योंकि ज़्यादा है तो फ्रिंज स्पेसिंग ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि स्लिट्स का डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है कि डी हमेशा डिवाइड में लिखा हुआ होगा, क्योंकि जितना स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस कम है उतना बेहतर हमें फ्रिंज स्पेसिंग मिलती है। नंबर 11, मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनेबल टू शो। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि येलो कलर की है। अच्छा, वो येलो के अलावा कुछ भी हो सकती है, तब भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, ठीक है। येलो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, येलो लाइट रिफ्रैक्ट कर सकती है, येलो लाइट इंटरफेरेंस भी कर सकती है, बट येलो लाइट डिस्पर्जन शो नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब होता है वाइट लाइट का स्प्लिट होना उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक है यानी कि एक ही वेवलेंथ है, तो डिस्पर्जन का तो सवाल ही नहीं उठता। डिस्पर्जन के लिए हमें चाहिए होती है वाइट लाइट जिसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ यूज़ हो। इसी वजह से मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ये तीनों काम कर सकती है सिवाय डिस्पर्जन के। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। ये चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है, जहाँ हम लोग नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, यानी कि जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस दी थी, उससे ये बात साबित हुई थी कि लाइट ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। और उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो यही थी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी। नंबर 10, हाइजीन्स प्रिंसिपल इज़ यूज टू। जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है चैप्टर नंबर 9 में, उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट, नो, लोकेट द वेव फ्रंट, यस। जब भी हमें वेव फ्रंट को लोकेट करना होता है, वेव फ्रंट्स को बनाना होता है, उनकी लोकेशन फाइंड करनी होती है, तो हम हाइजीन्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इस प्रिंसिपल में, तो लेक्चर अपलोडेड है चैनल के ऊपर, उसको लाजमी तौर पे देख लो, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है हाइजीन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। और उसमें एक्सप्रेस पोलराइजेशन का कोई ताल्लुक नहीं है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। वाहिद जो हाइजीन्स प्रिंसिपल है उसका ताल्लुक है लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट से। नंबर 2, वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती? वेव थ्योरी से मुराद ये है कि जो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, जो हाइजीन्स की वेव थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? तो याद रखिए पोलराइज। अच्छा, हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, मैं एक तरीकेकार बता रहा हूँ याद रखने का, हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है या नेचर ऑफ लाइट, वो वेव थ्योरी से ही रिलेटेड है। यानी कि वो टॉपिक्स जो वेव थ्योरी के मुताबिक सही हैं, जो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन करें हैं, वो ही सिर्फ हमारे चैप्टर नंबर 9 में। तो आम तौर पे अगर कोई एक ऐसा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, और वो सही आंसर नहीं होगा। वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। देखो पोलराइजेशन हमारे चैप्टर नंबर 9 में है, इंटरफेरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है। वाहिद एक टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक फर्स्ट लेवल पर, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसकी वजह यही कि हमारे चैप्टर नंबर 9 में नेचर ऑफ लाइट जो हम लोग स्टडी करते हैं वो वेव नेचर स्टडी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 8, electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic fields both are चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां पर आपने फेराडेज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस के बारे में स्टडी करा होगा। उसी के अंदर मेंशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं, ठीक है ना। हमने इसको ज़्यादा डेप्थ में स्टडी किया ही नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये टॉपिक एक्चुअली सेकेंड ईयर का है, बट कुछ हद तक बात चैप्टर नंबर 9 में थी, तो वहाँ पर ये बात क्लियरली मेंशन है कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं।
Number 8. In Young's double slit experiment, the conditions for the constructive interference that the path difference must be. Constructive interference की शर्त हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बराबर किसके होता है? वो बराबर होता है PD बराबर होता है m लेमडा के. m कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाय लेमडा. ये है कंस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव के लिए m प्लस हाफ लेमडा होती है. तो फिलहाल हमें इस कंडीशन पे काम करना है. ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ ऑफ वेवलेंथ, नो गलत. ऑड मल्टीपल ऑफ द होल वेवलेंथ, नहीं, ऑड मल्टीपल नहीं होता. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ या इवन नंबर, नो नो, इवन नंबर नहीं. सही आंसर ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है. ये जो m है ना ये इवन होता है ना ये ऑड होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है. यानी कि m हो सकता है 0, m हो सकता है 1, m हो सकता है 2, 3 एंड सो ऑन.